बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मियां मोहम्मद अशफाक। दोस्तों, शुरू दिन से पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाले, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करते रहे हैं और जहां ये साजिशें कर रहे हैं वहीं वो शख्सियात जो इस मुल्क की खिदमत कर रही हैं या जिन शख्सियात ने इस मुल्क को खड़ा करने में अपना किरदार अदा किया है वो भी एक आँख हमारे मुल्क के दुश्मनों को नहीं भा रहे। यही वजह है कि हमारे जितने हीरोज़ हैं उनके ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी साजिशें की जाती रही हैं। अब एक नई चीज़ सामने आ रही है कि जनाब मोहतरम जनरल हमीद गुल साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो इस मुल्क की सालमियत के जो यूँ समझे कि एक हद तक जामन रहे हैं, उनकी वफ़ात को लेकर जो है वो अब्दुल्ला गुल जो उनके साहबजादे हैं उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जनरल साहब के हवाले से दुश्मन किस तरह से किस हद तक खौफज़दा था और उसके बाद अब अब्दुल्ला गुल से भी किस कदर खौफज़दा है और सबीउल हक साहब की जो शहादत है उसके कौन कातिल हैं और उसके क्या मुहर्रकात हो सकते हैं और उसके पीछे कौन सी साजिश थी, और साथ अब्दुल्ला गुल पर भी एक कातलाना हमला किया गया था। इन तमाम अहम तरीन बातों पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब अब्दुल्ला गुल साहब, साहबजादे हैं जनरल हमीद गुल साहब के। अब्दुल्ला गुल भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल्ला भाई, ये तो हमें बड़ा बखूबी अंदाज़ा है कि जनरल साहब ने इस मुल्क के लिए और उम्मत मुस्लिमा के लिए जो खिदमात पेश की हैं उसके बाद ज़ाहिर है दुश्मन का तो वो हदफ हर दौर में रहे हैं। आपको कैसे लगता है कि जो जनरल साहब की जो वफ़ात है वो तभी वफ़ात नहीं है बल्कि उसके पीछे कोई साजिश थी? कुछ बताएंगे हमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया। मैं चेयरमैन हूँ तहरीक जवानान पाकिस्तान और कश्मीर का भी, और ज़ाहिर है ये एक सबसे बड़ी जवानों की जमात है जो इलेक्शन कमीशन पे रजिस्टर्ड है। इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी अगर आप कहें तो। ज़ाहिर है जो भी बात करूँगा सोच समझ के करूँगा, जिम्मेदारी के साथ करूँगा। उसकी बुनियादी वजह जो आपने सवाल पूछा, देखिए मैं मुल्क से बाहर था और सारी दुनिया जानती है कि मैं जनरल साहब के साथ साये की तरह रहता था। और मुझे एक ज़रूरी काम से हुकूमत तुर्की ने बुलाया था बमा अपने फैमिली के। तो मुझे तुर्की जाना पड़ा 10 तारीख को, 10 अगस्त 2015 को। और मैं बिल्कुल जनरल साहब को सेहतयाब छोड़ के गया। उससे तकरीबन 3 माह पहले जनरल साहब का बाकायदा एक टेस्ट हुआ, और जो कि आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जिसको AFIC कहते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर अमराज कल्ब का सबसे बेहतरीन इदारा है। तो जनरल साहब का जब वो एक्साइज टॉलरेंस टेस्ट हुआ और दीगर जो दिल के टेस्ट होते हैं, जब वो देखे तो उन्होंने कहा कि आप फिट नहीं हैं। तो जनरल साहब ने कहा कि कैसे कह सकते हैं आप फिट नहीं हो? उन्होंने कहा जी आप फिट नहीं बल्कि सुपर फिट हैं माशाल्लाह, क्योंकि आपका दिल जो है वो किसी जवान से भी जवान है। तो ये हैरान कुन है हमारे लिए। तो इस वजह से ये बहरहाल ये बात तो मैंने आपको सिर्फ ऐसे बता दी ज़िम्नन, लेकिन इसका मकसद ये है कि उनके दिल की हालत तो बिल्कुल दुरुस्त थी। उसके बाद जो है, क्योंकि मैं हर वक़्त उनके साथ साये की तरह रहा, उनका मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ मैं उनका ज़ाती मुलाज़िम भी था, मैं उनका जो है वो ड्राइवर भी था, मैं उनका जो है वो एक आप कह लें ADC असिस्टेंट कह लें, मैं वो भी था। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात के ऊपर फ़ख्र करता हूँ। मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में जनरल साहब को तन्हा छोड़ा, और मेरे वालिदैन जो थे वो दोनों मरी आ गए। और ये इसके एक गवाह हैं सैफुल्लाह खालिद साहब, जो कि पहले रोज़नामा उम्मत के अंदर लिखते थे और अभी भी माशाल्लाह एक अच्छे नामवर सहाफ़ी के नाम पे तौर पर जाने जाते हैं। तो सैफुल्लाह साहब ने भी जनरल साहब से जब पूछा तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला चला गया है, और मैं और तुम्हारी आंटी जो है वो उनको मैं लेके जा रहा हूँ मरी, क्योंकि गर्मी बहुत है रावलपिंडी के अंदर। 14 तारीख को जो है फिर जनरल राहील शरीफ साहब ने उस वक़्त एक जो 14 अगस्त के हवाले से अशाइया होता है वो दिया, जिसके अंदर बहुत सारे सीनियर अफ़सरान भी मौजूद थे। उसके अंदर जो JCO साहिबान थे वो भी मौजूद थे। और वहाँ लोगों का ये कहना है कि जनरल साहब जो थे वो बिल्कुल दौड़ भाग रहे थे, सबसे मिल रहे थे, सबसे बातचीत कर रहे थे, और सबसे ज़्यादा उस महफ़िल में जो कोई अगर आदमी एक्टिव था तो वो जनरल साहब रहमतुल्लाह थे। तो 14 तारीख की वहाँ रात को उनको काफ़ी सारे लोगों से वो मेल मुलाकात करके रात को जब यहाँ पहुँचे, तो बकौल मेरी वालिदा अल्लाह बख्शे अब वो इस दुनिया में नहीं रहीं। तो पिछले साल 19 अक्टूबर को रिज़ा इलाही से अल्लाह ताला के पास चली गई हैं।
تو उन्होंने बताया कि जो जैन साहब थे वो घर की जो 3-3 सीढ़ियाँ हैं, वो एक वक़्त में जो है वो फलांगते हुए जो है वो ऊपर जा रहे थे। तो उनकी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थी। मरी में भी जो अभी यहाँ डॉक्टर महमूद साहब हैं, एक बहुत अच्छे हमारे यहाँ उनका ताल्लुक है। मैं अभी भी मरी में ही हूँ, उसी घर में हूँ। तो वहाँ वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि कल ही मेरी मुलाकात हुई, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि जंग साहब दोपहर के वक़्त मेरी मुलाकात हुई, तो उनकी रहलत से चंद घंटे पहले तो कहा कि बिल्कुल चेहरा चमका जो है वो इतना चमक रहा था कि नज़र नहीं ठहरती थी। ये डॉक्टर महमूद साहब ने कहा। यहाँ वो क्लिनिक करते हैं। ये रोड जनरल हमीद गुल रोड के नाम से ही जो है वो मंसूब है। तो ये सारी वो बातें हैं। बहरहाल ये मैं 15 तारीख की रात को वापस मुल्क पहुँचा, लेकिन तब तक तो जो हमारी दुनिया थी वो उजड़ चुकी थी, सर से साया हट चुका था। लेकिन बहरहाल मकसद ये है कि इसके बाद जो है वो बाकायदा मुख्तलिफ तरीकों से अफ़गानिस्तान के अंदर से और हिंदुस्तान की तरफ से कुछ ऐसी जो इन्फॉर्मेशन आई जिसके अंदर उन्होंने कहा कि ये बाकायदा इन्फॉर्मेशन मैं क्योंकि हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं मैं उनसे शेयर कर चुका हूँ। बाकायदा उनके लिखे हुए ट्वीट्स मौजूद हैं, उनके फ़ेसबुक के ऊपर, इसी तरीके से सोशल मीडिया के हवाले से और मेरे लिए जब मेरे ऊपर हमला हुआ तो हाँ, ये 2018 नवंबर के अंदर तो मुझे कहा गया ये कि हमने जिस तरीके से जनरल हमीद गुल को टीका लगा के जो है वो शहीद किया, इसी तरीके से हम तुम्हें भी जो है वो करेंगे। ये बाकायदा रिकॉर्ड है और मैं इसका रिकॉर्ड जो है मुतल्लिका इदारों को, हुकूमत को दे चुका हूँ। उसके बाद जो है जनरल साहब की हयात के अंदर क्योंकि जनरल साहब जो है वो एक नज़रिए का नाम है और अल्हम्दुलिल्लाह वो नज़रिया तो आज भी ज़िंदा है। मियाँ साहब उसके ऊपर बहुत सारी बातचीत हुई और ज़ाहिर है गैर मुल्की एजेंसियाँ जो थीं, ख़ास तौर पे हमारे जो दुश्मनान हैं, वो इसराइल है या भारत है या आपको मालूम है इस्तेमार की दीगर कुव्वतें हैं, वो जनरल साहब से खुश तो नहीं थीं बिल्कुल भी। वो समझते थे, वो कहते थे कि ये वन मैन आर्मी है और ये हमारे तमाम प्लान्स को जो है वो चौपट कर देता है, पहले ही से ही प्रीएम्प्ट कर देता है, बता देता है कि हमारे क्या इरादे हैं। तो ये गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है और उनकी रहलत के ऊपर सीआईए ने खुद लिखा कि दुनिया के 5 बड़े दिमागों में से एक दिमाग जो है वो आज रुखसत हो गया। और ये भी हकीकत है कि उस दिन भारत के अंदर मिठाइयाँ तक़सीम हुई, भारत में मुख्तलिफ फ़िल्में जो हैं वो इस हवाले से बनाई गई। अब्दुल्ला भाई, ये बताइएगा कि किस तरह जनरल साहब के हवाले से आपको ये खदशात हैं कि जनरल साहब की जो वफ़ात है ये तिब्बी नहीं है और उनको जो है वो दुश्मनों ने साजिश के नतीजे में जो है वो मंजर से हटाया है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे यही गुज़ारिश कर रहा था कि मुख्तलिफ किस्म के मामलात जो थे वो चल रहे थे, थ्रेट्स थीं, बहुत सारी थ्रेट्स थीं। सबको मालूम है कि पाकिस्तान में सबसे अगर कोई मोस्ट जिसको थ्रेट्स आई हैं, वो तो जनरल साहब की शख्सियत थी जिसको सबसे ज़्यादा थ्रेट थी। और माज़ी में कई ऐसे प्लान जो थे वो आश्कार हुए। उम्मत अखबार ने इसके ऊपर बाकायदा कराची के अंदर एक बताया कि किस तरीके से एक सुपारी जो है उनके नाम पे निकली, एक बहुत बड़ी दास्तान है। ये पूरी इसके हर किस्म की तहकीकात मौजूद हैं। ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को पता है, हुकूमत को पता है और फिर उनके नाम के ऊपर जो है वो लंदन से जो है वो सुपारी निकली और फिर काम हुआ और भारत उसके पीछे मुलव्विस था। इसी तरीके से मुख्तलिफ जो एनडीएस की तरफ से जो है वो मामलात थे, क्योंकि ज़ाहिर है उससे पहले जब रूस के हवाले से आपको मालूम है केजीबी जो थी वो बहुत उनसे जो है ख़ाइफ़ रहती थी और ख़ुद सीआईए को उनके साथ बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। मोसाद ज़ाहिर है इसराइल की एजेंसी है, वो तो कभी भी एक ऐसे मुसलमान ज़हन को जो आगे से उनको आँखें दिखाए और ना सिर्फ़ आँखें दिखाए बल्कि उनको 1987 के अंदर जो है बाकायदा धमकी लगाई थी, आपको मालूम है, मैं आपके पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ, तो वो ये चीज़ें भूले तो नहीं थे। लेकिन बहरहाल मकसद ये है कि मैं इसके ऊपर नहीं, मैं वो आपसे वो बातें शेयर कर रहा हूँ, जो मेरे सामने आईं। मैंने आपको वो सोशल मीडिया के हवाले दिए, मैंने आपको दीगर जो ऐसी थ्रेटनिंग कॉल्स थीं या जिसके अंदर कोई ऐसे खतूत हमें जो है एनोनिमस जो है वो लिखे गए, जो इस अंदाज़ के अंदर और कुछ और लोगों को दरमियान में डाल के हमें जो पैगाम पहुँचाया गया,
یہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. یہ میرے خیالات نہیں ہیں, یہ میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو لکھا گیا. اس کے بعد جو آپ نے سوال پوچھا, دیکھیں یہ تو حقیقت ہے کہ جن صاحب سب سے زیادہ موسٹ ہائی ویلیوڈ ٹارگٹ تھے کسی بھی فورن انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے, کیونکہ وہ دشمن کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے اور وہ پاکستان کے لیے ایک سیسا پلائی دیوار, اگر یہ کہوں کہ پاکستان کے لیے وہ فرسٹ لائن آف ڈیفense تھے تو یہ غلط نہیں ہوگا. یہ میں نہیں کہتا, یہ پورا پاکستان اس چیز کو جانتا ہے. الحمدللہ ان کی تمام وفاداریاں, ان کا تمام جو معاملہ تھا وہ افواج پاکستان اور عوام پاکستان کی فلاح و بہبود کے لیے تھا, اپنی زندگی وقف کی. اور وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میں ریٹائرڈ نہیں ہوا, نہ ہی میں ٹائرڈ ہوں, نہ میں تھکا ہوں, نہ میں ریٹائر ہوا ہوں, بلکہ میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں. آخری سانس تک, آخری لمحے تک جو ہے میں اپنی ڈیوٹی انجام دوں گا, اور وہ الحمدللہ انہوں نے دی. مقصد یہ ہے کہ ان کو کوئی بیماری نہیں تھی, ان کو کوئی پریشانی نہیں تھی, کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں تھی. ڈاکٹروں کا میں نے آپ کو بتا دیا یہ سارے. لیکن ایک اور بات جو ہے, تمام لوگ جن لوگوں کو بڑے بڑے نامور لوگ, ایک صاحب ہیں جو بادشاہ, ایک ہمارا عرب ممالک ہیں, اس کے بادشاہ کے وہ طبیب ہیں, میں نام ابھی نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ ایک صیغہ راز ہے. انہوں نے باقاعدہ ایک خواب دیکھا, اس کے اندر اب وہ ایک ایسی شخصیت ہیں, ایک جنرل صاحب ہیں جو حاضر سروس ہیں, انہوں نے ایک خواب دیکھا اور وہ حوالے سے مجھے انہوں نے بتایا کہ جی اس کے اندر بھی یہی تھا کہ کوئی کچھ ان کو دیا گیا, کوئی ٹیکہ لگایا گیا. ایک سابق سفیر تھے برطانیہ کے اندر, انہوں نے بھی مجھے یہی کسی قسم کی بات بتائی. یعنی کہ مجھے 20-25 مختلف حوالوں سے یہ لوگوں نے اپنے جو خواب کے حوالے سے, اور وہ ایسے لوگ تھے جن کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے پڑھے لکھے اور بڑے نیک پرہیزگار قسم کے لوگ ہیں. ممکن ہے, یہ تو میں اس کے اوپر حتمی بات کوئی بھی نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کیونکہ آپ نے سوال پوچھا ہے تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. پھر یہ ہے کہ جنرل صاحب کی جو مزار ہے, جو ان کی جگہ, ان کو قبر کی جگہ ملی, وہ شہداء کے قبرستان میں ملی, وہ کسی اور میں نہیں. حالانکہ بہت بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں, شہداء کے قبرستان میں ان کو جگہ نہیں ملتی. جنرل صاحب کو خود بخود ہی شہداء کے قبرستان میں جگہ ملی. وہاں لوگوں نے پاکستان زندہ باد اور جنرل حمید گل زندہ باد کے نعرے لگائے ان کے جنازے کے اوپر. تو زندہ باد جنازے کے اوپر سامنے پڑا ہو اور لوگوں نے کندھے پہ جو ہے وہ کندھا دے رہے ہوں, اور اس ٹائم پہ زندہ باد کے نعرے لگانا. پھر اسی طریقے سے جو میں نے آپ سے غیر ملکی ان کی باتیں کہیں, تو یہ وہ سارے عوامل ہیں جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کے ساتھ اس طریقے سے کوئی جان بوجھ کے کوئی قصہ کیا گیا, کوئی ایسا وار کیا گیا. لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں پہلی دفعہ ان کو چھوڑ کے تنہا گیا, اور شاید یہ میری زندگی کی سب سے بڑی جو ہے وہ آپ کہہ لیں مسٹیک تھی. لیکن کیونکہ ایک ملک کے وزیر اعظم نے مجھے بلایا تھا, نہ کرنے کی صورتحال نہیں تھی کوئی, وہ بھی پاکستان کے حوالے سے ہی معاملہ تھا جس کے اوپر مجھے جانا پڑا. میرے بڑے بھائی جو تھے عمر صاحب, وہ موجود نہیں تھے ملک میں, وہ بھی آسٹریلیا میں تھے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کیونکہ یہاں مری کے گھر میں جب وہ موجود تھے تو ان کو تھوڑا سا سینے میں ایسے بیٹھے بیٹھے تھے. ایک میرے بڑے بھائی کے دوست ہیں ڈاکٹر ابراہیم صاحب, وہ یہاں موجود تھے اس ٹائم پہ. یہ تقریباً کوئی 8:15 کا وقت تھا. تو جنرل صاحب نے کہا مجھے ایسے سینے میں ایسے یہاں, کہا کہ تھوڑی سی جلن ہو رہی ہے تو مجھے شہد دے دو. تو وہ شہد کا چمچہ انہوں نے لا کے دیا. اس ٹائم پہ ایک ٹی وی پروگرام چل رہا تھا, کوئی خبرنامے کے حوالے سے وہ دیکھ رہے تھے, دنیا نیوز کے اوپر. تو وہ ان کو شہد کا چمچہ دیا گیا, شہد کا چمچہ دیا. کہتے ہیں کہ 1.5 سے 2 منٹ کے اندر جو ہے بس وہ پیچھے ہو کے لیٹ گئے. بس 1.5 سے 2 منٹ کے اندر یہ ٹوٹل ٹائم لگا.